हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेल, कैसा चल रहा है आप लोग का प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम का? तो आज एसएचआई इस सेंटर में मैं विकास सर मैथ्स टीचर आपके लिए एक स्पेशल चैप्टर लेकर के आया हूं और वो स्पेशल चैप्टर 13 मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है सर। 12 to 13 मार्क्स से चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि कौन सा चैप्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। वो चैप्टर का नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। आई होप प्रोबेबिलिटी आपको वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सभी को समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे लोग जो होता है प्रोबेबिलिटी में जो होता है थोड़ा सा एवरेज है, बिलो एवरेज भी है, सोचते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स का वर्ड्स प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड करके हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो कमांड जो है उसको जो होता है स्ट्रॉन्ग करें, राइट? ऐसा आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचते हैं सर वर्ड्स प्रॉब्लम तो उन लोगों को समझ में नहीं आता। क्वेश्चन वो लोग देखेंगे, बॉल देखेंगे, रेड बॉल देखेंगे, ग्रीन बॉल देखेंगे, ब्लू बॉल देखेंगे और उन्हीं में जो होता है बॉल बॉल हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चंस में इतना बॉल लिखा रहेगा, इतना ग्रीन बॉल लिखा रहेगा कि वो क्वेश्चंस वो समझ के बाहर ही हो जाएगा उनसे, मतलब वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। तो आज मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग करते हैं सर बेसिक से आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग है। चैप्टर बहुत बड़ा जो होता है आपके लिए, जो होता है रियल लाइफ में भी जो होता है बहुत बड़ा मैटर करता है। अपकमिंग जितने भी आपके क्लासेस है उसमें भी ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी सर, जेई के लिए, डब्ल्यूबी जेई के लिए, सबके लिए ये चैप्टर जो होता है काफी ज्यादा जो होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर समझना पड़ेगा, आपको ये चैप्टर समझना पड़ेगा और मैं आपको आज का क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी समझा के रहूंगा। तो मेरा देखिए सर पहला स्टार्ट होता है सर प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो होता है, क्या आप देखिएगा सर प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो आपका स्टार्टिंग है और मैं स्टार्ट करता हूं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन से, पूरा समंदर आपको समझाऊंगा। प्रोबेबिलिटी सबसे पहले डेफिनेशन क्या रखता है? अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या हुआ सर, मैथमेटिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का हो गया सर डिग्री ऑफ चांसेस। डिग्री ऑफ चांसेस, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं बच्चों इसके ऊपर में। डिग्री ऑफ चांसेस और मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ चांसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। डिग्री ऑफ चांसेस मींस आप बोल सकते हो कि मैथमेटिकल मेजरमेंट, जितने भी मैथमेटिकल मेजरमेंट है चांसेस का, वो हमारा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ चांसेस, राइट? मैथमेटिकल मेजरमेंट मतलब आप मेजर कर रहे हो, आप उसका आंसर जो है सर आप मैथमेटिक के तरीके से आप दे रहे हो न्यूमेरिकल्स नंबर में। एक बात अपने ध्यान से रखना इस प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है सर वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में लाई करता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छे से पढ़ना यही कहलाएगा जब आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता रहेगा कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो किस रेंज से किस रेंज में लाई करता है। दैट इज इट इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। मतलब ये बात आपको बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा सर, नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं और 1 से एक्सीड कभी करेगा ही नहीं। एक्सीड मतलब 1 से ज्यादा कभी देगा ही नहीं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ कि 1 से एक्सीड करने का मतलब क्या हुआ? आपने बचपन में टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट शायद ही आप लोग जो था समझे होंगे कि सर फ्रैक्शन जो हम लोग पढ़े हैं उसमें आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो होता है, क्या होता है सर? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। बच्चों अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक तरह से फ्रैक्शन बना रहा है और जब जब आपका न्यूमरेटर लेस देन आपका डिनोमिनेटर होता है, मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से जब जब कम रहेगा तो आंसर जो आपका आएगा वो क्या होगा? लेस देन 1 ही आएगा सर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको 2/3 है। क्या है सर? 2/3। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम है। 2/3 का आंसर कितना आ रहा है सर? अगर आप देखोगे इसको तो 0.66 के अप्रॉक्स आएगा। कहानी खत्म है। मतलब सर ये 1 से कम आ रहा है। लेकिन 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 दूसरा चीज क्या है सर कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, फिर से एक मैंने फ्रैक्शन लिखा
और अगर मैं बोलूं कि न्यूमरेटर अगर ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर अगर ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर से, तो आपका आंसर जो होगा वो 1 से ऑलवेज क्या रहेगा सर, ग्रेटर। जो भी आंसर रहेगा 1 से क्या होगा, ग्रेटर रहेगा। यहां मैं कोई आंसर दिखा रहा हूं सर, कोई भी आंसर जो है वो क्या होगा आपका 1 से ग्रेटर होगा, इसमें 1 से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बोला कि 7/5 मैंने लिया, सर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, अधिक है सर। तो ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर अगर इसका देखें तो 1.4 इसका आंसर है। मतलब प्रोबेबिलिटी हमको स्टार्टिंग फेज में एकदम क्या सिखाया कि प्रोबेबिलिटी जो हुआ है सर, वो प्रोबेबिलिटी सर न्यूमरेटर जब जब आपका डिनोमिनेटर से अगर कम रहेगा या इक्वल रहेगा। एक और चीज बता रहे कि मान लीजिए कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर के इक्वल है तो आंसर हमेशा जो होता है सर 1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4/4 कट करिए 1 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1/1 या आपका कुछ भी एग्जाम्पल 6/6 कट करिए 1 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हम आपको पढ़ाए हैं कि आइदर आपका इसका आंसर 0 या 1 के बीच में लाई करता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मतलब आपका आंसर मान लीजिए कोई सम्स को करते करते ऐसा रूप में आया कि न्यूमरेटर आपका जो होता है डिनोमिनेटर से कम है, तो आपने समझ लीजिए 75% से 85% तक अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वहां पे जगाइएगा सर कि हो सकता है मेरा आंसर राइट है। लेकिन एवरेज बच्चों का ये जो होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है कि वो आंसर कुछ भी लेकर आ जाते हैं लाइक ऐसा, और उनको यहां पे कॉन्सेप्ट या लॉजिक नहीं लगा पाते कि क्या ये मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, और वो करके आ जाते हैं। तो देखिए ऐसा आंसर जब आ रहा है जब न्यूमरेटर जो होगा आपका डिनोमिनेटर से अगर ग्रेटर रहेगा, तो उस समय आंसर आपका बिल्कुल 100 क्या 200% आपका रॉन्ग है। तो कहानी यहां पर समझिएगा, आपको डेफिनेशन पढ़ाए, डेफिनेशन में आपको दिखाएं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर हम आपको दें कि सपोज करो एक एग्जांपल है कि इट मे रेन्स टुडे, बारिश होने की संभावना है। तो बारिश होने की संभावना है तो भाई कितना है, आइदर 0% है या 20% है या 30% है या 50% है या 80% है या 100% है। क्या आप 200% है? नहीं है सर। क्या आपका नेगेटिव में परसेंटेज है? नहीं है सर। तो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। स्टार्ट होगा तो 0 से, एंड होगा तो 1 से। मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन था। प्रोबेबिलिटी का आंसर कैसे लाई करता, एक एग्जांपल मैंने करा, बारिश का एग्जांपल, वर्षा ऋतु का एग्जांपल, और उससे आप लोग समझे कि आंसर जो है सर 0 से 1 के बीच में लाई करता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी में। छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, कुछ आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खूबसूरत खूबसूरत वर्ड है जो आपको समझना बिल्कुल जरूरी पड़ेगा। तभी आपका प्रोबेबिलिटी का कमांड जो होता है बेसिक से लेके पूरा एंड तक, मतलब पोजीशन ऊपर तक आपका कमांड स्ट्रांग रहेगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी आपका वीक है। तो नंबर 1 आप देखिए, हम बता रहे सर कि एक्सपेरिमेंट नाम का एक सुंदर सा वर्ड आता है जिसका मतलब क्या होता है। आई होप आप लोग चालाक हो, समझते हो एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सर क्लास में आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो हमेशा, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो आपको समझना है। सर एक्सपेरिमेंट आप हमेशा करते हो क्लास में, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट जिसका फाइनल रिजल्ट आता। आपने क्लास में बदमाशी किया, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, टीचर्स आकर के आपको पनिशमेंट दिए, ये आपका रिजल्ट है। मतलब आपने क्लास में कुछ भी नोटेरियस वगैरह जो होता है क्रिएटिविटी किए, कुछ नोटेरियस वर्क किए, तो आपको टीचर्स आकर पनिशमेंट दे रहे, दैट इज योर रिजल्ट। तो एक एक्शन के सर मतलब एक तरह से एन एक्शन विच हैज एन आउटकम रिजल्ट। मैं ये सब जो होता आपको ज्यादा बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये सब आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, सीबीएसई आईएससी या जो आईसीएससी में थे क्लास 10 में जो होता उनको मेरा ही होगा। which has an outcomes result is called experiment। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया सर, आपको समझ में आ गया कि सर एक ऐसा एक्शन जिसका एक आउटकम रिजल्ट है,
इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बोला कि यू आर स्टडी वेरी हार्ड, you are studying very hard, it means what? You will get a result with better marks, with खूबसूरत marks, with beautiful marks and so on। तुम्हारे कहने का मतलब आपका रिजल्ट है और आपका स्टडिंग जो करना है वो क्या आपका एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा चीज अगर देखें तो रैंडम, एक आता है सर रैंडम वर्ड और उसमें जुड़ा रहता है एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी सर आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ाया, एक्सपेरिमेंट का तो डेफिनेशन अपने को मालूम है। सर ये रैंडम वर्ड जो आप पढ़ाए हैं इसका मतलब नहीं पता है, तो इसका भी तो मतलब पता करना पड़ेगा ना। रैंडम वर्ड का मतलब क्या हो गया सर कि रैंडम मींस देयर इज नो फिक्स्ड पाथ। In different field, it has a different types of definition, different types of understanding level। आपने प्रोबेबिलिटी में रैंडम का मतलब यही समझा है सर कोई सा भी एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट अपने को प्रेडिक्ट ना कर सके, मतलब जिसका रिजल्ट जो है, देखिए सर तितलियां आ गई है वो भी आपको समझाने आ गई है सर, है ना सर। तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी इरेज कर दूंगा। वो जहां जहां मेरा बोर्ड को टच किया थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। चलिए सर, लक्ष्मी माता का रिस्पेक्ट करता हूं। और ये वो आपको एक्सपेरिमेंट को समझा रही थी जिसका फाइनल रिजल्ट आपको बोर्ड के ऊपर आ गया। अब उसी रिजल्ट को मैं जो था आपको दिखा रहा हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ सर, ये जो आया आपका बटरफ्लाई, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। बटरफ्लाई भी एक तरह से रैंडम मोशन करके आया, ठीक है। और इस रैंडम मोशन में वो रैंडमली तरीके से वो जो होता है जिधर तिधर जो होता है वो आपका बोर्ड को टच करके चला गया। उसका मोशन में आप फिक्स नहीं कर सकते। आप फिजिक्स में पढ़े होगे, रैंडम का मतलब देयर इज नो फिक्स्ड पाथ, आइदर इट इज इन रेक्टिलिनियर मोशन और इट इज इन पीरियोडिकल मोशंस और इट इज इन वाइब्रेटरी मोशन एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक ऐसा एक्शन, एन एक्शन which has an outcome result, जिसका एक आउटकम रिजल्ट तो आएगा, आउटकम रिजल्ट, बट वी कांट डिटरमाइन द रिजल्ट। क्या हो गया भाई, क्या हो गया आपको? आप थोड़ा उड़ जाइए, रैंडम बच्चे समझ गए, आप थोड़ा उड़ जाइए। देखिए देखिए, ये डिस्टर्बेंस करने के लिए आई है, आप थोड़ा चले जाइए, तो थोड़ा चले जाइए, बच्चों को समझने दीजिए मैम। यस, ये बच्चे सर से ही समझेंगे। हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा कॉमेडी करने के लिए ये भी आ गई। अच्छा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हम आपको समझा रहे थे। देखिए रैंडमली तरीके से वो चली गई। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आप जो होता है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वही हमारा क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर मैं एग्जांपल लूं, टॉसिंग अ कॉइन, इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों सर? क्योंकि उसका आंसर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो टॉसिंग अ कॉइन आंसर जो था प्रेडिक्ट नहीं करना है, मतलब हेड आएगा या टेल आएगा आपको पता नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। थ्रोइंग अ डाई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका भी रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बोलेंगे यू आर स्टडीइंग हार्ड, इसका रिजल्ट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा मार्क्स से पास हुए, वो एक्सपेरिमेंट में लीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये चीज हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद एक वर्ड आता है सर आपका सैंपल स्पेस। क्या वर्ड आता है? सैंपल स्पेस। इस वर्ड से भी आपको जो होता है दोस्ती रखना है। आपके लाइफ में अगर प्रोबेबिलिटी का स्पेस समझना है तो सैंपल स्पेस को समझना है। देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे मैंने बोला टॉसिंग अ कॉइन, ये सब तो सर कोई दिक्कत नहीं है। टॉसिंग अ कॉइन मैंने एक एग्जांपल लिया, टॉसिंग अ कॉइन, इसका सर सैंपल स्पेस क्या हो गया सर, हेड टेल, इधर हेड आएगा या टेल आएगा। मैं बोला दूसरा एग्जांपल टॉसिंग टू कॉइन, सर ध्यान से देखिएगा, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, देखिएगा बच्चों, टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली और टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस,
बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। एक कॉइन को आपने 2 बार उछाला या 2 कॉइन को आप एक साथ उछालो, दोनों का मीनिंग सेम है। और इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा सर? आइदर दोनों में हेड हेड आएगा, या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या दोनों में टेल टेल आएगा, या दोनों में क्या आएगा सर? टेल टेल। तो ये आपका 4 आउटकम्स आया है। और ये 4 आउटकम्स क्या है आपका? जब आप 2 कॉइन को एक साथ उछाल रहे थे या एक कॉइन को आप दो बार उछाल रहे थे, तब आपका ये सैंपल स्पेस आया था। थोड़ा सा ये सब एग्जांपल आपको जो था समझना बहुत जरूरी पड़ेगा, और ये सब आपका कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जो कि आपको जानना है। अगर आप ये नहीं जानोगे सर तो दिक्कत होगा सर, ठीक है? ये मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से। टॉसिंग, सैंपल स्पेस। अब एक चीज आता है सर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं सर? फेस टू द पावर, फेस टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ समथिंग, राइट? फेस, फेस का मतलब जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसका कितना फेस है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर बोला टॉसिंग 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स। ये सब आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े हो, लेकिन स्टार्टिंग से बेसिक से मैं पढ़ा हूं तो आपको समझाना की कोशिश कर रहा हूं और प्रोबेबिलिटी को आपके लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टॉसिंग 3 कॉइन्स, आप बताओ कि टॉसिंग 3 कॉइन्स में टोटल फेस कितने होते हैं? कॉइन का फेस कितना होता है? हमने लिखा सर कॉइन का फेस हेड होता है और टेल होता है, इसका मतलब 2 फेस। और कितना कॉइन है? 3 कॉइन है, मतलब 8 आउटकम्स आएगा। डेफिनेटली 8 आउटकम्स आएगा। और वो क्या क्या आएगा सर? तीनों बार हेड हेड आ सकता है, 2 बार हेड 1 बार टेल। और इस 2 बार हेड 1 बार टेल को थोड़ा सा हम अपने दिमाग से, खुरापाती दिमाग से अरेंज करेंगे 3 बार। एक बार मैंने लिख दिया, फिर हेड टेल हेड लिख दिया, फिर टेल हेड हेड लिख दिया। आपने शातिर हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आगे का खुद आप लोग कर सकते हो सर। फिर आप हेड टेल टेल लिख सकते हो और लास्ट में टेल 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 लिख सकते हो। ये आपका 8 आउटकम्स आया आपका सैंपल स्पेस में। अच्छा, सैंपल स्पेस हमने समझ लिया, मतलब प्रोबेबिलिटी में इतना आपको जो हम समझाए हैं, ये सारे डेफिनेशन जो होता है बहुत छोटा ही हो गया सर। चलिए सर, ये सारा डेफिनेशन जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, बट मेरा काम है प्रोबेबिलिटी को शुरुआत से धरना और पूरा का पूरा जो होता है आपको एंड एक किनारा देना प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया। तो अब आपका सैंपल स्पेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोग खुद समझ में आता होगा, वो है सर टॉपिक है आपका इवेंट। देखिए सर, इवेंट क्या होता है लाइफ में? इवेंट को जो था समझिए, आप समझिए कि आपके दोस्त, आप कहीं भी शादियों में जाते हो, पार्टी में जाते हो सर, इवेंट होता है। ये क्या होता है? इवेंट। इवेंट जो होता है सर वो सबसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम हो रहा है, कितने लोग को लेकर के हो रहा है, वो हमारा इवेंट कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी में अगर हम बात करें मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन इवेंट का, थोड़ा देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इवेंट क्या होता है सर? कंडीशन बेस्ड। जो कंडीशन बेस्ड है प्रोबेबिलिटी, सॉरी, कंडीशन बेस्ड सैंपल स्पेस, नॉट प्रोबेबिलिटी एज इट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये कंडीशन बेस्ड सैंपल स्पेस जो होगा वो हमारा क्या होगा? इवेंट कहलाएगा। इवेंट क्या कहलाएगा? जो कंडीशन बेस्ड सैंपल स्पेस है वो हमारा इवेंट कहलाएगा सर। अब मेरा कहने का मतलब है कि क्या है सैंपल स्पेस? मैं आपको बोला एक छोटा सा एग्जांपल लेके, चलिए एक थ्रोइंग अ डाई का लिख देता हूं। थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को आप लेते हो तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? आइदर 1 या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 देयर आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। 6 के 6, 7 आएगा? कभी नहीं आएगा। तब तो आपको जो होता है डाइस का, आपका डाइस जो आपका डिफरेंट रहेगा तभी आएगा। 7 आने का कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं इसमें, या कोई चांसेस है ही नहीं। इसका सैंपल स्पेस आ गया। अब मैंने इवेंट को कंडीशन बेस दे दिया, इवेंट को ई से जो होता है डिनोट करते हैं, ई सच दैट। अब मैं कंडीशन दे रहा हूं गेटिंग इवन नंबर। चलिए इवन नंबर को मैं पा रहा हूं। ये गेटिंग इवन नंबर क्या है सर?
ये तो हमारा कंडीशन है। कंडीशंस दैट मींस यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशंस इन योर माइंड दैट यू कैन पुट इन दिस सैंपल स्पेस। तो इवेंट का मतलब हो गया कि आपने जो रेस्ट्रिक्शन दिया, जो कंडीशन दिया सर, वही हमारा इवेंट कहलाया। अब इवेंट जो होता है सर वो सैंपल स्पेस से लिया जाता है। तो आप बताइए कि इस इवेंट में आपको क्या मिल रहा है? गेटिंग एन इवन नंबर या गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर बोलो या गेटिंग इवन नंबर बोलो। इवेंट में आपको क्या क्या मिल सकता है? इवन नंबर में 2, 4, 6, ये आपका आउटकम्स इवेंट में ये चीज है। तो ये 2, 4, 6 जो है सर वो इवन नंबर पाने का कंडीशंस दिया हुआ था, जो कि इवेंट कहलाया। और चूंकि ये सैंपल स्पेस से लिए, तो ये इसी वजह से इवेंट को बोला जाता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट का ये सिंबल है सर, ये वाला। इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब इवेंट में जो भी आउटकम्स रहेंगे वो ऑलवेज आपके सैंपल स्पेस में होंगे। ये आपका इवेंट है। और हमेशा आपके लाइफ में याद रखिएगा कि हमेशा जो है, हमेशा मैं लिख रहा हूं, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो है निकलता है, प्रोबेबिलिटी इवेंट का ही निकलता है, का ही निकलता है। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कभी सैंपल स्पेस का नहीं निकलता। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक कंडीशन दिया हुआ रहता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट का निकलता है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम ये ऐड कर देते कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन इवन नंबर, तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is equals to total number of favorable outcomes by total number of possible outcome. Favorable means total number of elements or object present in event by total number of possible outcomes, that means sample space. तो इवेंट अगर इसी का निकाला जाता कि इवेंट नंबर पाने का क्या प्रोबेबिलिटी है सर, टोटल कितना था फेवरेबल आउटकम्स में? 3, 1, 2, 3 और वहां पर टोटल 6, इसका मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है भैया जी। मतलब ये 1/2 प्रोबेबिलिटी आपका 0 पॉइंट समथिंग आ गया, वो 0 से 1 के बीच में। ये सब आपका प्रोबेबिलिटी में आपको बेसिक थिंग और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन आपको समझाया। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोबेबिलिटी क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं। शुरुआती तौर पर प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़े, उसके बाद आप बेटा आ जाइए आप लोग युद्ध के मैदान में। हाँ जी सर, क्यों मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप इतना देर तक वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा सर ये सब तो अपने को पता ही है, कुछ नया सिखाइए ना बच्चों, कुछ नया सिखाइए ना, कुछ अच्छा सिखाइए ना, कुछ बहुत प्यारा सिखाइए ना। तो वो प्यारा जो होता है वो चीज आ जाता है क्लास 11 से। तो ये प्यारा 11 का क्या कहानी है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस चीज को अगर मैं पूरा इरेज कर दूं, हाँ सर कर दूं इरेज? हाँ कर देता हूं, चलिए इसको मैं इरेज कर दिया। अब क्लास 11 का जो प्यारा चीज है, क्लास 11 का प्यारा चीज वो आता है सेट थ्योरी से। किससे? वो क्लास 11 का प्यारा चीज मैंने सिखाया हूं किससे सर? सेट थ्योरी। अब आप बताइएगा सर प्रोबेबिलिटी पढ़ाते पढ़ाते आप कहां जंप कर गए? सेट थ्योरी में। और सेट थ्योरी तो अपना एक अलग चैप्टर है सर। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा वर्ड लगा दिया, एल्गोरिदम ऑफ, एल्गोरिदम ऑफ सेट थ्योरी, एल्गोरिदम ऑफ सेट थ्योरी। ये एल्गोरिदम क्या होता है सर? आपको समझ में नहीं आ रहा है? एल्गोरिदम ऑफ सेट थ्योरी, एक चीज थोड़ा सा इसको रेज करके फिर से लिख दे रहा हूं, आ जा रहा है एल्गोरिदम ऑफ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी आपने पढ़ा, अब आपका एल्गोरिदम ऑफ सेट थ्योरी इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का यूजेस को ही बोलते हैं एल्गोरिदम ऑफ सेट थ्योरी इन प्रोबेबिलिटी। ये है सर क्लास 11 का प्यारा चीज। अब आप बोलिएगा सर सेट थ्योरी का नॉलेज ही हमको नहीं है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सेट थ्योरी का तेरे लिए जो होता है अलग से वीडियो मैं दे दूंगा, और उसमें जो सेट थ्योरी को भी जो होता है हंसते हंसते खेलते खेलते सेट थ्योरी पे भी कमांड को स्ट्रॉन्ग कर लेना।
बट यहां पर तो सेट थ्योरी के बारे में नॉलेजेबल होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने तो सेट थ्योरी पढ़ाया नहीं है। अब इस ये वीडियो जो होता है आपको तो सेट थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, प्रोबेबिलिटी से है, बट एल्गोरिदम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे प्यारे बच्चों जो सेट थ्योरी पढ़े होंगे वो इतना तो जानते होंगे कि सर सेट थ्योरी का लैंग्वेज में एक बहुत प्यारा सा चीज हम लोग ये पढ़े हैं, जो कभी क्लास 10 में या क्लास 7 में पढ़े होंगे। 10 में तो नहीं था, 7 में था या 8 में था। आईसीएसई वालों से बोल रहा हूं, और सीबीएसई वालों को या फिर स्टेट बोर्ड वालों को ये नया वर्ड होगा। जो क्लास 11 में पढ़े होंगे वो नया वर्ड था इंटरसेक्शन एंड यूनियन। सर सबसे पहले यूनियन आता है, यूनियन में पढ़ाऊंगा, फिर इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा। इंटरसेक्शन एंड यूनियन वर्ड आता है उनके लिए। आप जानते होंगे यूनियन जो होता है सेट थ्योरी में पढ़े हुआ, और उसको यू साइन इस तरह से कैपिटल यू साइन से डिनोट करते थे। और यूनियन को ही, यूनियन का मतलब सम्मिलित, यूनियन का मतलब आपने एक यूनियन को क्रिएट किया है, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, सबको सम्मिलित करके एक यूनियन तैयार करना। तो वो यूनियन में हम लोग सेट थ्योरी जो था पढ़े थे यूनियन के बारे में, और वो प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में यही यूनियन क्या कहलाता है। प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में, और हम एक और चीज देखे क्लास 11 में कॉम्बिनेशन भी पढ़े थे, उसके लैंग्वेज में ये यूनियन वर्ड जो है, ये यूनियन वर्ड कहलाता है और। क्या कहलाता है सर? और का मतलब या मेरा या तेरा, या मतलब आइदर मी और यू, योर, है ना सर। तो ये यूनियन वर्ड तो और में, और कॉम्बिनेशन के लैंग्वेज में इसको प्लस साइन से डिनोट किया जाता है, NC1 प्लस NC2। मतलब NC1 प्लस NC2 मीन्स NC1 या NC2, मतलब कॉम्बिनेशन को तो वैसे ही जो था किया जाता था। उसके बाद इंटरसेक्शन, मैं बात कर रहा हूं इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन वर्ड को उल्टा यू से डिनोट करते थे, और उसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में क्या बोला जाता था, इस इंटरसेक्शन वर्ड को एंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड, मतलब मेरा और तेरा। यहां पर सर हिंदी वाला चीज है, मेरा और तेरा मतलब एक साथ रहेगा, मेरा भी है मेरा भी है। तो एंड वर्ड को कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई साइन से डिनोट किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चलिए भैया, ये तो आपको इतना इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया। अब कहानी क्या है कि हमने एक खूबसूरत सा जो था फॉर्मूला पढ़ा था सर कि N ऑफ A यूनियन B, N of A union B, cardinal number of A union B is equals to cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A intersection of B। cardinal number मतलब total number of elements। ठीक है, तो ये कब पढ़े थे? क्लास 11 में पढ़े थे, सेट थ्योरी जब पढ़ाने गए थे सर, तो सेट थ्योरी में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे से कि N of A union B is equals to N of A plus N of B minus N of A intersection B। बट कब? बट ये एक रेस्ट्रिक्शन था, ये कंडीशन था कि when A and B are overlapping set। क्या है सर? ओवरलैपिंग सेट का मतलब क्या हुआ? ओवरलैपिंग सेट्स मतलब कि कुछ ना कुछ कॉमन चीज मिलेंगे, जिसको वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे सर, ये सेट ए है, सेट बी है, और ये रीजन जो है आपका कॉमन है, जिसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, मतलब ये कॉमन है। आप एग्जांपल्स लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने सेट थ्योरी जब करने बैठोगे तो वो करना। मैं इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर बता रहा हूं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बोलते हैं ए और बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन बिकम एंड यूनियन बिकम और हियर, राइट। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी में आप एल्गोरिदम पढ़ा। एल्गोरिदम का मतलब इसका यूजेज प्रोबेबिलिटी में क्या है, एन के जगह पे पी है। कहानी ऐसे समझ में रखिएगा सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आज मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला और पूरा प्रॉपर्टीज ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तो
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। मींस हो सकता है कि दो इवेंट अलग अलग है ए और बी, जिनमें बोला है कि ए का प्रोबेबिलिटी क्या है या बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और दोनों का कॉमन आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी को माइनस करना। कहानी खत्म है सर। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला की तरफ चलते हैं सर सेट में, और फिर उसी को जो होता है लाते हैं प्रोबेबिलिटी में। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों। डिसजॉइंट सेट्स किसको बोला जाता है? वेन डायग्राम में आपने कुछ ऐसे किया होगा कि सर अगर ये गांधी जी का दो चश्मा अलग अलग रहे, मतलब दो चश्मा का जो स्पेयर है वो अलग अलग रहे, कॉमन ना रहे, तो कहानी क्या है कि ये क्या है आपका डिसजॉइंट सेट्स है। मींस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए एंड बी, राइट? समझ में आ रहा होगा सर, कोई कॉमन रीजन है नहीं। तो इस केस में अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो सर आपका सिंपल से दोनों को आप ऐड कर दीजिए। कॉमन है ही नहीं तो माइनस क्यों करेंगे? माइनस करना ही नहीं है सर। इसी डिसजॉइंट को हम लोग प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपके लाइफ में आ गया एक्सक्लूसिव वर्ड और उसके साथ आ गया म्यूचुअली वर्ड, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो आपने पढ़ा ही था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है? यू आर वेरी एक्सक्लूसिव अबाउट योरसेल्फ, दैट मींस you don't have any common properties with someone else। तो कहानी समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब इसमें भी बोला है कि प्रोबेबिलिटी में अगर कोई कॉमन आउटकम्स ना हो या फिर दो इवेंट में अगर कोई कॉमन आउटकम्स ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और उसका प्रोबेबिलिटी होता है ए यूनियन बी, दैट इज ए और बी। सिंपल सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देते हैं। माइनस करने की जरूरत नहीं है सर इसमें, क्योंकि ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ध्यान रखिएगा बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब यू हैव टू मेक योरसेल्फ वेरी एक्सक्लूसिव, मींस देयर इज नो कॉमन प्रॉपर्टीज विल बी फाउंड इन यू विद एज कंपैरिजन टू समवन एल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल, आगे माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला या सेकेंड यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यूजेस ऑफ सेट थ्योरी इन प्रोबेबिलिटी हो। थर्ड फॉर्मूला भी बताता हूं मैं, इसके लिए धैर्य रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फॉर्मूला थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं तुरंत, अभी थोड़ा ठीक है, तब तक थोड़ा छोटा सा जो होता है एक टी ब्रेक मांगता हूं आपसे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आ गया हूं आप चाय ब्रेक के बाद। मैं बोला था छोटा सा टी ब्रेक लेने जा रहा हूं और टी ब्रेक के बाद मैं फिर से आ गया हूं एसएचआई में कुछ कहानी लेकर के, और वो कहानी है आपको सुननी मेरी जुबानी, और जो कि कहानी है आपका सेट थ्योरी की कहानी। तो पहला वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी का जो होता है जो देखे कुछ फॉर्मूलाज, जो एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी का जो देखे फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में, वो दो फॉर्मूला के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अभी जो होता है तीसरा फॉर्मूला थोड़ा सा होता है, थर्ड वाला फॉर्मूला के बारे में चलते हैं। टॉपिक आपका वही है, एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी ही है, एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी ही है। और ये एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी की जो आपका जो होता है इसमें इन प्रोबेबिलिटी, एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी इन प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक है वो आपका तीसरा फॉर्मूला जाता है। सर सेट थ्योरी में आप लोग एक चीज देखे होंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये जो डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़े हो वो आप ऐसे पढ़े होंगे कि अगर ए और बी दो डिफरेंट सेट्स है तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। ये ए माइनस बी का मतलब क्या होता है ये आपको बताएं। छोटा सा एग्जांपल लेके कि जैसे मान लीजिए सेट ए है आपका 1 2 3 4 ए बी सी। मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी का एक अलग ही मीनिंग है सेट थ्योरी में सर, वो समझाने जा रहा हूं। और सेट बी जो है मान लीजिए 3 4 ए सी डी ई एफ जी, ये आपका दो अलग अलग सेट है। ए एंड बी आर द टू डिफरेंट सेट्स।
हैविंग सम कॉमन एलिमेंट्स। थोड़ा एक बात सुनिएगा सर, आपको एग्जांपल्स के तौर पे आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग भी मैं बताऊंगा, और वो डिफरेंस ऑफ सेट्स का एल्गोरिदम जो होता है प्रोबेबिलिटी में क्या है वो भी मैं आपको अभी समझाने जाऊंगा बच्चों। आप सोचिए कि एन ऑफ ए आपका क्या है? एन ऑफ ए का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। टोटल कितने एलिमेंट्स है सर? 1 2 3 4 5 6, मतलब सर आपका 7 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स है। और सेट बी में टोटल कितने एलिमेंट्स है? दैट इज कॉल्ड एन ऑफ बी। एन ऑफ बी इज ऑफ 3 and 4 7 8। एन ऑफ बी कितना हो गया सर? 8 एलिमेंट्स। एन ऑफ बी आपका 8 एलिमेंट्स मींस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 8, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 7। आप एक बात जरा बताना, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी आपको बताए थे कि कॉमन एलिमेंट्स। इसमें आप देखो बच्चों की कॉमन एलिमेंट क्या क्या मिल रहा है आपको? सर 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, बस यही है। आप देख सकते हो इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है सर? ये 3 4 4 ए सी सी, ये आपका कॉमन एलिमेंट्स। तो आप बताओ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी फिर क्या मिल गया? 4 मिल गया, क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ये बताता आपको, एक बार ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलने का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ए माइनस बी बोलने का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी बोलने का मतलब ये होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, मतलब द कलेक्शन ऑफ elements which are present in set A only but not in set B, means A में से उन एलिमेंट्स को आपको हटा देना है सेट A में से। सेट A आप देख सकते होगे नीचे होगा सेट A, यहां पे थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सेट A में से उन एलिमेंट्स को आपको हटा देना है जो सेट B का आपका हेल्प कर रहे हैं। तो आपका A माइनस बी में क्या आएगा सर? उन एलिमेंट्स को हटा देना मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हटा दीजिए, तो आपके पास आएगा 1 2, फिर क्या आएगा सर? बी, 1 2 और बी, बस यही है, 1 2 और ये बी, ये मिला के आपको a माइनस बी मिला। अगर आपको बोलूं कि सर b माइनस से क्या मिलेगा, मतलब सेट b में से उन एलिमेंट्स को हटा देना है, उन गद्दार एलिमेंट्स को हटा देना है जो सेट b का हेल्प कर रहे हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हटाना है। आप कॉमन एलिमेंट्स हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पे? सर आपको d मिलेगा, E मिलेगा, F मिलेगा और G मिलेगा। आप बताइए कि यहां से N ऑफ A माइनस बी क्या मिल रहा है? सर N ऑफ A माइनस बी आपका जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स मिल रहा है, 1 2 3। N ऑफ B एलिमेंट्स क्या मिल रहा है सर? B माइनस से क्या मिल रहा है? N ऑफ B माइनस से आपको 4 एलिमेंट्स मिल रहा है। ये आपको अब कॉन्सेप्ट समझाते हैं, आपको फॉर्मूला क्या समझाते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट्स में फॉर्मूला समझाते हैं सर कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का फॉर्मूला ये होता है, cardinal number of A minus B is equals to cardinal number of A minus cardinal number of A intersection B। कहानी खत्म है। मीन्स cardinal number of A minus B, डिफरेंस ऑफ सेट्स में कितना एलिमेंट्स है वो सेट A का एलिमेंट में से कॉमन एलिमेंट्स को खाली आप माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए सर, आपका A माइनस बी आ जाएगा। आप खुद से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप लेकर के देख सकते हो। सर एन ऑफ ए माइनस बी क्या मिला था? 3 मिला था। अच्छा, एन ऑफ ए माइनस बी आपको 3 मिला, कहानी खत्म है। एन ऑफ ए क्या मिला है सर? आपका एन ऑफ ए अगर देखने जाइएगा तो एन ऑफ ए 7 था, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना था आप देख सकते हो। यहां पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहां पे सर 4 था। 7 में से आप अगर 4 को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है? 3 मिलता है, जो कि ए माइनस बी में आपको 3 मिल रहा था। सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस से क्या होगा? एन ऑफ बी में से आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर दीजिए। ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स का 2 अलग अलग फॉर्मूला है। ए माइनस बी एक अपना अलग आपका जो था डेफिनेशन रख रहा है, बी माइनस बी अलग डेफिनेशन को रख रहा है। मतलब ए माइनस बी, ए का बी का मतलब अगर बोले तो सर उस सेट में से कॉमन को हटा दीजिए। बी माइनस ए का अगर मत बोल रहे सर इस बी सेट में से, मतलब आपको ट्रिक ये ऐसे लर्न करना है, बी माइनस ए इस बी में से कॉमन को आप हटा दीजिए। ये आपका सेट थ्योरी का डिफरेंस ऑफ सेट्स का फॉर्मूला था। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स को तब आप लोग के मन में एक उत्सुकता होगी, एक
जिज्ञासा होगी, सर ये डिफरेंस ऑफ सेट को आप प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हो? मैं बोला सर प्रोबेबिलिटी में इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर? इसे डिफरेंस ऑफ सेट्स को प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। कहानी सुनिएगा भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब बी बार। बहुत जन सर बी नॉट को बी डैश से भी करते हैं, बी से बी का पावर सी से भी करते हैं सर, कॉम्प्लीमेंट वाला से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होगा सर? फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। कहानी खत्म है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मीनिंग यही है, जो कि आपका डिफरेंट सेट्स में आ रहा है। ए बट नॉट बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से आप किसको माइनस करिए, ये ए लिखा हुआ सर, ए में से आप माइनस कर दीजिए उसके इंटरसेक्शन को, तो आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी नॉट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से आप माइनस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। ये दो फॉर्मूला आपको मैं बताया प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का यूजेस और एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी। ये बी इंटरसेक्शन ए नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर दीजिए। इस वीडियो में आपको कुछ सम्स भी मैं कराऊंगा, ये एल्गोरिथम करा करके कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, ये 1 मार्क्स का जो होता है आपका आता है, एमसीक्यू वगैरह में भी आता है सर, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर आपका जो होता है डब्ल्यूबी बोर्ड हो, किसी में भी आपका जो होता है स्टेट बोर्ड वगैरह में भी जो होता है यही सब आता है। तो आपने अभी तक टोटल जो होता है 4 फॉर्मूला किया है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला जो होता है सर आपका डिमोवस थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला था, जो कि अभी आपको सेट थ्योरी में आप बता रहे कि वो फॉर्मूला क्या था। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बताया था कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, it can be written as n of a union b whole complement। ये डिमोवस थ्योरम बताया था, और डिमोवस थ्योरम बस ये बताया था कि सर n of a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इजी है। ये a कॉम्प्लीमेंट है बेटा, यहां देखना ये इंटरसेक्शन है और ये b कॉम्प्लीमेंट है, और ये इंटरसेक्शन इट बिकम्स यूनियन, और ये दो जो आपका कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है वो होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसी को अगर प्रोबेबिलिटी में लिखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट मींस ए नॉट और बी नॉट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी होल नॉट। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपका कहानी आपका प्रोबेबिलिटी में। ये फॉर्मूला एकदम नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में एकदम रख लीजिए, ऐसा आपका एमसीक्यू में आना ही आना है क्वेश्चन। इसी का एक वाईसी में एक और क्वेश्चन आता है, एक और आपका फॉर्मूला है, वो है एन ऑफ अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर रहे तो इसको आप लिख सकते हो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसी को आपका प्रोबेबिलिटी में क्या दिखाया गया सर? प्रोबेबिलिटी में दिखाया गया कि एन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होल का कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट। तो कहानी आपका प्रोबेबिलिटी में 4 फॉर्मूला आपको हम एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी का कराए इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजी है बहुत ज्यादा, इसको नॉट बोलते हैं, और आपका जो होता है ये बी नॉट, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो गया। तो ये है प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी की कहानी। आप सेट थ्योरी को देख रहे हो सर कि प्रोबेबिलिटी में कैसे उसका यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी, और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके बाद तो और भी आगे की टॉपिक जो होता है आपको समझाना है, सीढ़ियां पे सीढ़ियां आपको जो होता है धीरे धीरे करके स्टेयर्स टू स्टेयर्स बढ़ना है सर, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला आपको 4 फॉर्मूला दिया, और भी होता है फॉर्मूला, और भी आपको जो होता है सेट थ्योरी में बहुत सारा फॉर्मूला पड़े सर। सेट थ्योरी में हम एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पे भी करें, वैसा आपको इसमें भी आप देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी में।
तो प्रोबेबिलिटी में जो स्पेशल फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंगली आपका जो होता है क्वेश्चंस में आप मार्क्स को गेट कर सकते हो, वैसा फॉर्मूला हमने आपको बताया और आपको देखना है। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ध्यान से जो होता है वीडियो को देखिएगा, हर चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद आप मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, ये मैं आपको जुमा दे रहा हूं। देखिए सर, ये आपको 4 फॉर्मूला आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा। एक स्पेशल चीज बता रहा हूं सर, यूनिवर्सल नाम का एक चीज पढ़े होगे आप, किसमें? यूनिवर्सल नाम का आप चीज पढ़े हो किसमें सर? सेट थ्योरी में। इसको जाई साइन से, ऐसे साइन होता है जाई का, इससे जो होता है डिनोट किया जाता है, और इस साइन से भी ऐसे डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल को। यूनिवर्सल का मतलब क्या वजह? सपोज करें कि सेट ए आपका, या सेट ए नहीं, पहले यूनिवर्सल का मैं एग्जांपल लेता हूं। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे तो यूनिवर्सल का मतलब आपका जो होता है बहुत बड़ा मीनिंग है सर। ये यूनिवर्सल सेट में मैंने कुछ नंबर्स लिया है, आइदर यू कैन से इट्स नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर एंड सो ऑन, राइट, जो कि स्टैंडर्ड नंबर है। अब मैं बात कर रहा कि सेट ए में कुछ एलिमेंट लेता हूं 2 3 4 5, ठीक है। ये मैं 2 3 4 5 एक सेट ए में लिया हूं, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है? यूनिवर्स। देखिए बेटा, एक चीज आपको ध्यान से समझा रहा हूं, उसको समझिएगा। यूनिवर्स का मीनिंग होता है ब्रह्मांड, राइट। अगर मैं बोला कि 1 2 3 4 ये नंबर, कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, और इस एग्जांपल जो होता है, ये सारा एग्जांपल्स कहां से आया है? आप लोग सर नंबर सिस्टम से आया है, तभी तो आप नंबर का एग्जांपल ले रहे हो। तो नंबर सिस्टम से आया है, तो नंबर सिस्टम में सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, कहीं ना कहीं से तो ये सब आया है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी रियल नंबर बोलो या इंटीजर बोलो या होल नंबर बोलो या आप नेचुरल नंबर बोलो, उनका कुछ ना एग्जांपल्स आपको लिया हूं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स में एक लिमिटेड एग्जांपल लिया हूं जो कि यूनिवर्स को दिखा रहा है 9 तक। तो जाई माइनस ए क्या होगा? जाई माइनस ए को हम लोग सिंपल सी ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाई माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। जाई मतलब यूनिवर्सल में से, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया इसका सर? 2 3 4 5 को छोड़ करके 1 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसको हम वेन डायग्राम में कुछ इस तरह से समझे थे कि वेन डायग्राम में सर जाई आपका कॉर्नर में, ये पूरा स्पेस वेन डायग्राम है और ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो आपका शेडेड रीजन जो है, ये ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू उस यूनिवर्स से सेट ए का एलिमेंट्स को हटा दीजिए, रिमेनिंग जितने भी है वो लिख दीजिए, वो ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में ये भी याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में यूनिवर्स जो होता है या यूनिवर्सल जो होता है वो सर 1 होता है। सब प्रोबेबिलिटी तो पूरा चांसेस आपका 100% चांसेस, दैट मींस 1। तो अगर आपको किसी इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मतलब पी नॉट ए निकालना हो, तो डेफिनेटली उसको 1 में से आप माइनस कर दीजिएगा, वो आपका पी नॉट ए आ जाएगा, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि आपका कहलाया सर 1 आपका यूनिवर्सल नंबर है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें से हमने माइनस किया है, तो किसी भी इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मिला है। तो नहीं होने का जब भी रहेगा 1 से आप उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें जो मैं इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में भी जो तो मैं बताया, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सेट थ्योरी का एल्गोरिदम जानना बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी पे कमांड को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो देखिए, अब इसके बाद ये सारा चीज आ गया। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन मेरे को मिल जाता है तो हम करवाएंगे, नहीं तो आगे का टॉपिक जो होता है आपको और भी बताएंगे। देखिए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको, वेट अ मिनट, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है आपको मिलेंगे इसमें। देखिए सर, इसमें आप 1 नंबर को छोड़ दीजिए, 1 नंबर जो होता है मैं तो उसको कराऊंगा ही। 1 नंबर में जो होता है आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखता हूं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। इस 1 नंबर क्वेश्चन में, एक मिनट सर,
ये तो सर स्लाइड नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में आप देखेगा, हाँ होगा, वर्किंग, इट्स वर्किंग। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन बोला सर फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस। इस क्वेश्चन को आप करिएगा कैसे, थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं मैं, इसी पेपर में ही आपको जो था इसको वर्क को जो था कंप्लीट करके आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स। ये आपका आइदर आपका एमसीक्यू में है या ऐसा आपका जो है रेस्ट्रिक्शन बेस्ड जो था क्वेश्चन रहे। तो यहां बोला गया सर कि आपका बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा if A and B are two events such that probability of A is given, probability of B is given and probability of A union B is given. As you know that what we have formula of probability of A union B. सर अभी मैंने पिछले वीडियो बताया सर probability of A union B is equals to probability of A होता है प्लस probability of B होता है और क्या होता है सर माइनस probability of A intersection B होता है। ये तो मैंने बताया। अब इसी फॉर्मूला पे आपको रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है सर 0.8। 0.8 आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 0.8 इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज लिख देंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ही आपको क्या करना है सर वैल्यू जो था फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिएगा आई होप आपको विजुअलाइज हो रहा होगा क्लियरली। 0.8 यहां पर रख दिए और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू। आपको पता है कि ये 0.8 ही रहेगा और यहां पे 0.5 और 0.6 आप ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 1.1 मिलेगा और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करिए ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज लिखिए। जब आप इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप सब्जेक्ट बनाएगा तो 1.1 माइनस क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1.1 माइनस 0.8 मतलब सर 0.3 आपका आंसर। डेफिनेटली बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मेक योरसेल्फ हैप्पी बेटा। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल जो होता है आंख तो खोलकर ही आपको करना पड़ेगा सर। आप क्या सोचे, आंख बंद करके करना, मन में आंख बंद करना है, आंख खोल करके क्वेश्चंस को करना है। हाँ सिवाय आपका जो भी है वो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए मेरा। फिर उसके बाद ये आपको ऐसा क्वेश्चन इस तरह से जो अभी जो टॉपिक हम पढ़ाए उस क्वेश्चन में आपको जो इस तरह का मिलेगा। देखिएगा एक स्पेशल क्वेश्चन भी यहां दिख रहा है कार्ड्स, और आपको ये इसका नॉलेज तो होगा ही होगा सर, लीप ईयर, संडे, ये वाला क्वेश्चन भी आपको यहां बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। जैसे बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें सर बोर्ड्स में तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है मोस्टली पूछता नहीं है कि बट ये बीकॉम वगैरह में हम देखे हैं, बीकॉम का जो आपका पेपर्स जो होता है सेमेस्टर वगैरह का, तो वैसा क्वेश्चन आपको मिलता है। और इसमें 53 संडे का बोला है कि 53 संडे जो होता है एक लीप ईयर में। बेटा आप लीप ईयर का मतलब जानते होंगे, लीप ईयर का मतलब जिसमें आपका 29th ऑफ फेब होता है। 29th ऑफ फेब का मतलब एक दिन आपका बेटा बढ़ गया, मतलब 365 डेज आपका होता है। मैं इस क्वेश्चन को एक बोर्ड पे करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। आप समझ लीजिए कि आपको बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। बेटा 53 संडे एक लीप ईयर में, लीप ईयर में क्या है सर 53 संडे। ये मैं आपको इस पर बोला क्या है सर लीप ईयर, और वो बोला है क्या कि 53 संडे को जो होता है वो कंटेन करके रखेगा। कितना करके रखेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है 53 संडे का। क्वेश्चन से होता समझे होगे, देखे होगे और समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में कि एक लीप ईयर में 53 संडेज होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना बेटा। आप देखो आपको पता है कि सर लीप ईयर जो होता है उसमें टोटल कितना डेज होता है। लीप ईयर में टोटल सर 366 डेज होता है। कितना डेज होता है 366 डेज। अब आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको बताया जाए कि सर
1 ईयर में कितना वीक होता है आपको ये भी पता है सर। 1 ईयर जो होता है वो सर 52 वीक्स को लेकर चलता है। 52 वीक्स को लेकर चलता है, ये भी बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये भी पता है सर 1 वीक जो होता है वो 7 डे को लेकर चलता है। कितना डेज को? 7 डेज को लेकर चलता है। 1 वीक जो होता है वो क्या होता है आपका 7 डेज को लेकर चलता है। इसका मतलब 52 वीक में कितना डेज हो गया? 52 वीक में जो भी नंबर ऑफ डेज होगा, या आप एक सिंपल सी लॉजिक है कि उस 366 को अगर 7 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको वीक और जो रिमाइंडर्स जो बचेगा वो आपको डेज में मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि 7 को 366 को 7 से मैंने डिवाइड कर दिया। 7 3 जा सर अब सॉरी 7 5 जा कितना हो गया आपका 35 है ना सर। 7 5 जा आपका हो गया 35, बचा कितना 1 और 6 7 2 जा कितना हो गया सर 14। दैट इज 2 डेज जो हो गया वो आपको रिमेनिंग हो गया। और यहां पर बन गया आपका वीक। क्या बन गया सर? वीक्स बन गया। मतलब आप ये सारा चीज में आपको पता है कि सर 52 वीक्स अगर है तो संडे भी 52 रहेगा, मंडे भी 52 रहेगा, ट्यूसडे भी रहेगा, थर्सडे भी रहेगा, वेडनेसडे वगैरह सब चीज हर दिन जितना भी आपको पूरा संडे से लेकर के आप सैटरडे तक आपको 7 7 7 करके 52 वीक बन गया। तो ये 2 डेज जो है रिमेनिंग जो बचा है वो क्या बनेगा? अगर हम सिंपल से बताइए 2 डेज जो है यहां पे देखो कि आपको 52 क्या बोला है सर आपको, ये वीक्स में 52 डेज जो होता है इंडिविजुअली सारे डेज जो होता है कंटेन करके रखेंगे। और 7 से मैंने 366 को मैं डिवाइड करके लाया हूं कि 2 डेज मिला है। अब ये 2 डेज का रूप कैसा होगा? ये 2 डेज आइदर सर आपका संडे मंडे हो सकता है और आपका मंडे ट्यूसडे हो सकता है। मान लीजिए कि 366 डेज में 2 डेज जो बचा है, 366 डेज में 52 वीक्स कंप्लीट हो गया। मतलब 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब हो गया इसमें। तो बचा आपका 2 दिन हो सकता है कि वो संडे होगा या मंडे होगा, या फिर आपका मंडे या ट्यूसडे होगा, या आपका ट्यूसडे या वेडनेसडे होगा, या आपका वेडनेसडे या थर्सडे होगा, या आपका थर्सडे के बाद थर्सडे या फिर क्या हो सकता है सर फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे या सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे और संडे हो सकता है। क्या हो सकता है सर? संडे। दिन का याद रखिएगा। जाहिर सी बात है एग्जाम्पल मैं कल बोलूं आपको 2 दिन लेने का एग्जाम्पल आपके लाइफ में, तो 2 दिन तो आप कुछ भी बोल सकते हो सर। 2 दिन हम संडे मंडे ले सकते हैं, 2 दिन हम मंडे ट्यूसडे ले सकते हैं, 2 दिन हम ट्यूसडे वेडनेसडे ले सकते हैं। 2 दिन मतलब सक्सेसिबिलिटी है ना, तो संडे के बाद अब मंडे ही आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर संडे और वेडनेसडे ले सकते हैं, संडे और थर्सडे ले सकते हैं। नहीं सर, संडे के बाद मंडे ही आता है। संडे आपका फंडे, मंडे आपका वर्किंग डे, मंडे के बाद फिर ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे के बाद आपका वेडनेसडे ही आएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे ही आएगा, इस रूप में। तो आप यहां पर देख सकते हो कि पॉसिबल नंबर ऑफ डेज जो है आपका वो कैसा कैसा मिला। टोटल पॉसिबल आपका आउटकम्स जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? पॉसिबल आउटकम्स जो यहां पर है वो क्या है? 1 2 3, ये आपका पेयर में 1 2 3 4 5 6 7 है। और इसमें से आपका जो था पॉसिबल के बाद फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकता है? अगर वो ये चीज रहा, इस सिस्टम में रहा संडे या मंडे या फिर सैटरडे संडे, तब वो 52 संडे ऑलरेडी जो कवर किया होगा वो संडे और मंडे दूसरा दिन पड़ गया, या ये सैटरडे संडे पड़ गया, तो 53 संडे में गिनती आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी आपका 53 संडे का क्या आ गया? फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया? अगर मैं बात करा फेवरेबल आउटकम्स की बात, तो फेवरेबल आउटकम्स आपका आ गया है 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? आपको पता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, बोलने की जरूरत नहीं है सर, 2/7 फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो कहानी ये चीज है। इस तरह का आपको जो होता है बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेंगे। और एक्चुअली जो आपका 12 का जो आपका ये है सिलेबस है, उस 12 के सिलेबस में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में।
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आगे की तरफ जो था प्रोसीड करेंगे। यहां पे तो एल्गोरिथम ऑफ सेट थ्योरी जो पढ़ाए थे उसका कुछ यूजेस है और कुछ आपका जो था आउट ऑफ सिलेबस तरह का क्वेश्चन जो कि आपका बीकॉम वगैरह में जो था ये सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे कभी कदार अगर पूछने को मन किया तो पूछ दिया है क्वेश्चन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब लॉजिक बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लेकिन आपका मेन जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप पढ़ोगे क्लास 12 का फर्स्ट आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, जिससे रिलेटेड आपका बोर्ड्स का सारा क्वेश्चन जो होता है रहेगा कंडीशनल। उसके बाद अपने पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके बाद लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम वेरिएबल्स एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही काफी है। आप ये वीडियो को अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए और इस चैप्टर के प्रति इंटरेक्शन को जगाइए, ताकि मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब आऊं पढ़ाने के लिए तो आपका मन एकदम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कंसंट्रेट हो और अच्छे से जो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।